देखिए, गो और नो गो एक्टिविटी जो है, इसको हम एक नॉन एसएपी एग्जांपल से समझेंगे पहले, फिर हम लोग एसएपी के एग्जांपल बताएँगे, ठीक है ना? जैसे आपके किसी फ्रेंड्स ने कहा कि दिसंबर के फर्स्ट वीक में जो है कहीं घूमने चलते हैं, ठीक है ना? आपके फ्रेंड ग्रुप ने कहा कि दिसंबर के फर्स्ट वीक में कहीं घूमने चलते हैं, या उन्होंने कहा चलो शिमला घूमने चलते हैं। तो अब आपका क्या है, वहाँ 2 में से कोई एक आंसर होगा, गो या नो, राइट? अब ये आप किस पर, अपनी अवेलेबिलिटी के बेस पर दोगे, ठीक है ना? अब आप कहोगे कि नहीं यार, एक काम करते हैं, फर्स्ट वीक में तो नहीं चलते, लास्ट वीक में चलते हैं या 2 महीने बाद चलते हैं, राइट? यही रहेगा। तो सेम इसी तरीके से जब प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन चल रहा होता है, गो लाइव पास में आ गया, अब प्रोजेक्ट डिलीवरी जो टीम है उसने देखा कि सारा काम कंप्लीट नहीं किया जा सकता, राइट? तो वो क्या करेंगे, जो बिजनेस की तरफ से, मतलब बिजनेस मीन्स जिस कंपनी में आप ऐसे भी इम्प्लीमेंट करें उस कंपनी को बोलेंगे बिजनेस। बिजनेस की तरफ से जो भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की टीम है, आप उनके साथ एक मीटिंग रखोगे, एसएपी टीम हो गई और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बिजनेस वालों की टीम हो गई। उसमें डिस्कस होगा, देखो इस मॉडल में इतनी रिक्वायरमेंट थी, इतनी पूरी हो गई, इस मॉडल में इतनी रिक्वायरमेंट थी, इतनी पूरी हो गई, इतनी रिक्वायरमेंट पेंडिंग पड़ी है, ये गो लाइव तक कंप्लीट नहीं की जा सकती। हो सकता है जो पेंडिंग रिक्वायरमेंट है उसमें से सबसे ज़्यादा आपके ही मॉड्यूल में हो, या हो सकता है आपके मॉड्यूल में एक भी रिक्वायरमेंट पेंडिंग ना पड़ी हो, आपका कंप्लीट हो चुका हो, दोनों पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना? तो अब पूछा जाएगा क्या करें, गो लाइव ऑन डेट कर देते हैं, जो पेंडिंग है उसको बाद में कर देंगे, ठीक है ना? या हम गो लाइव को 2 महीने आगे बढ़ा दें, है? तो अब उस मीटिंग में जो भी डिसीजन आता है कि ठीक है एक काम करो, गो लाइव को 2 महीने आगे बढ़ा देते हैं, या कब वो कहते हैं कि नहीं ये काम करो, ये जो बचे हुए हैं इसमें से इतना काम कर दो और ऑन डेट गो लाइव कर दो, बाकी काम बाद में कर लेंगे, राइट? तो अब कैलकुलेट करेंगे, जितना कह रहे हैं उतना करने में कितना टाइम लगेगा, उसमें देखा नहीं इसको भी करने में भी टाइम लगेगा, नहीं हो पाएगा। तो बेसिकली उस मीटिंग में डिसीजन लिया गया कि हमें ऑन डेट गो लाइव करना है या गो लाइव एक्सटेंड करना है। उसी मीटिंग को हम बोलते हैं गो और नो गो एक्टिविटी, ठीक है ना? मैंने तो ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट देखे हैं कि उसके अंदर 5-5 बार 6-6 बार गो नो गो एक्टिविटी हुई है। 3 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया प्रोजेक्ट, फिर फंस गया, फिर 3 महीने के लिए आगे बढ़ाया, फिर फंस गया, ठीक है ना? नेक्स्ट इसमें क्या आता है, ट्रायल रन, ये तो नाम से ही समझ रहे होंगे, ठीक है ना? बहुत सारी कंपनी क्या है, वैसे भी इम्प्लीमेंटेशन कराती है तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है, तो उसमें कहते हैं कि आपको जो है गो लाइव से पहले 1 महीने का ट्रायल रन भी देना है, ठीक है ना? तो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपके प्रोजेक्ट में ट्रायल रन था या नहीं था, आपने कहा था, तो कितने दिनों का था? तो आप बोल सकते हो 2 वीक्स का, ठीक है ना? 2 वीक्स सफिशिएंट है, ठीक है ना? या 1 मंथ भी बोल सकते हैं, ठीक है ना? अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में कि ये ब्लैकआउट पीरियड है, ये क्या होता है? व्हाट इज द ब्लैकआउट पीरियड, ठीक है ना? आपने बताया जो होता है, फिर कितने दिनों का था, ये क्वेश्चन भी अगले आता है नेक्स्ट, ठीक है ना? तो देखिए पहले ब्लैकआउट पीरियड को समझते हैं नॉन एसएपी एग्जांपल से, फिर एसएपी का एग्जांपल लेंगे। सर, जी, आज ये पूरे मतलब ये ब्लैकआउट जीयूआई सेटअप नहीं ये सिर्फ पूरा ये नहीं, करा सर? जितना हो सकता है उतना करेंगे, ठीक है ना? अच्छा, मतलब ये एफएसडी डेटा माइग्रेशन आज नहीं करेंगे ना? नहीं, एफएसडी तो मैंने अभी रिसेंटली कराया ही था, डेटा माइग्रेशन को थोड़ा सा पोस्टपोन किया है मैंने, ठीक है ना? अच्छा, मेरा वो दो ही बचे हैं सर। अच्छा 2 ही बचे हैं ना, तो एक काम करेंगे ना, एफएसडी तो देखो मैंने अभी रिसेंटली कराया है, आपने मिस किया क्या क्लासेज? हाँ, एक एक क्लास मिस किया था, वही क्लास में आपने एफएसडी कराया। चलो फिर एक काम करेंगे, इनको ना कल ले लेंगे, और कल की क्लास जो है हम लोग कर लेते हैं मॉर्निंग में 11 o'clock से। सभी लोग अवेलेबल हो जाएंगे क्या? हाँ क्योंकि सर, बड़ी मैं क्लास तो हूँ। होंगे। यस सर। तो कल 11 o'clock से करते हैं और मैक्सिमम चीज़ें खत्म करते हैं, ठीक है ना? ओके। ठीक है ना? तो मुझे ठीक है, क्या अभी मेरा कोई दूसरा बैच नहीं है, चलिए। अच्छा, कल कौन सा एफएसडी कराएंगे सर? कल मैं डेटा माइग्रेशन भी करा दूंगा, एफएसडी भी करा दूंगा, ठीक है ना? ओके, ठीक है सर। तो ब्लैकआउट पीरियड को समझते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल लूंगा जो हमेशा लेता हूँ, कॉमन एग्जांपल है वो। आपको अपने आपके घर के ऊपर एक पानी की टंकी है, वाटर टैंक,
है ना, आपको उसकी सफाई करनी है। आपको मालूम है कि 2 घंटे लगेंगे सफाई करने में, आपने प्लान किया कि जो है शाम को 3 बजे से सफाई करेंगे, 3 to 5, राइट। तो 3 बजे से पहले आप घर में सबको बोल दोगे पानी की मोटर मत चलाना, सबमर्सिबल या जो भी है, राइट। नहीं मालूम पड़ा कि आप उधर से पानी निकाल रहे हैं साफ करें, इधर से पानी और जा रहा है, राइट। तो नहीं हो पाएगा ऐसे। तो आपने कहा कि 3 बजे से लेके 5 बजे तक कोई भी पानी की मोटर का स्विच ऑन नहीं करेगा। तो वो 2 घंटे का ब्लैकआउट पीरियड हो गया टंकी, उस वाटर टैंक के लिए, राइट। उस वाटर टैंक में अगले 2 घंटे, उस 2 घंटे में कोई भी नया पानी नहीं जाएगा, जैसे कंपनी में शट डाउन होता है। ठीक है ना। तो ऐसे ही क्या है, अब गो लाइव होने वाला है। अब गो लाइव से पहले आपको, अब कोई जो कंपनी है, कंपनी तो चली रही थी ना, तो पहले अपना काम किसी न किसी ईआरपी में, सॉफ्टवेयर में कर रही होगी, टैली, बीजी या जो भी है खुद का बनाया हो, राइट। तो उसमें डेटा होगा, तो वो डेटा आपको एसएपी में लाना है। आपने देखा कि इसमें जो है 10 दिन लगेंगे, डेट फिक्स कर ली कि भाई 1 दिसंबर से लेकर 9 दिसंबर तक या 10 दिसंबर तक हमें करना है। तो आपने कंपनी से कह दिया 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक आपका जो लीगेसी सिस्टम है उसके अंदर आप कोई भी पोस्टिंग नहीं करेंगे, इसको आप फ्रीज कर दो। आपको अपना बिजनेस नहीं रोकना है, काम जो हो रहा है उसको आप करते रहो अपना, कहीं भी रिकॉर्ड करते रहो, एक्सेल में रिकॉर्ड करते रहो, बाद में हम उसको एसएपी में डाल देंगे ना। तो आपने जो उनको बोला ना कि इस टाइम से लेके इस टाइम तक लीगेसी सिस्टम को फ्रीज रखना है, उसको बोलेंगे ब्लैकआउट पीरियड। सर फ्रीज जो होगा तो उसमें डेटा नहीं जा सकता, नहीं आ डाल सकता। नहीं जा सकता, डालना ही नहीं है। अच्छा हाँ, या तो जो यूजर्स हैं उन सबके क्रेडेंशियल्स लॉक कर दिए जाए, हाँ, ठीक है ना। जा सकता। क्योंकि इंडियन कंपनी में क्या होता है, जो एम्प्लॉय होता है बहुत निगेटिव होता है, उसको पता चले काम नहीं करना तो वो जरूर करेगा। ये इसलिए आपने सुना होगा हर साल कंपनियों का सुनते हैं कि एबीसी कंपनी 10,000 एम्प्लॉय को निकाल रही है, XYZ कंपनी 5,000 एम्प्लॉय को निकाल रही है, सुना होगा ना, कॉस्ट कटिंग। और कुछ दिन बाद खबर आती है कि एबीसीडी कंपनी 10,000 एम्प्लॉय निकाल रही थी, उसकी खबर आती है कि एबीसीडी कंपनी 15,000 नए एम्प्लॉय लेगी। ऐसा कैसे? तो पूरी साल में ऐसे लोग आइडेंटिफाई किए जाते हैं, कुछ बच भी जाते, नहीं आइडेंटिफाई हो पाते ना, और उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, कॉस्ट कटिंग के नाम पर उनको किक आउट कर दिया जाता है। क्योंकि एम्प्लॉय सोचता है कि एम्प्लॉय बहुत स्मार्ट है, जबकि एम्प्लॉय को ये नहीं पता कि उससे ज़्यादा स्मार्ट वो जिसने वो कंपनी खोली है, ठीक है ना। एम्प्लॉय सोचता है मैं अपने मैनेजर को बेवकूफ़ बनाऊंगा, उसको ये नहीं पता वो तुझसे ज़्यादा स्मार्ट है, इसलिए तेरा मैनेजर है, राइट। तो जो लोग निकाले जाते हैं वो होते हैं। अब कंपनी ये नहीं कह सकती, तो नहीं तो लेबर यूनियन, स्ट्राइक स्ट्राइक हर चीज़ आ जाएगी ना। जी सर, तो डायरेक्ट इसलिए नहीं क्या होता है, कहते डायरेक्ट में हैं, निकाल। क्या कहते हैं, कॉस्ट कटिंग। ड्यू टू द कॉस्ट कटिंग वी आर फायरिंग 10,000 एम्प्लॉयज, राइट, है ना। तो क्या है, लीगेसी सिस्टम जो है उसको पूरी तरह लॉक कर देंगे, फ्रीज कर देंगे, जिससे एम्प्लॉय जानबूझ के भी कुछ ना डाल पाए उसमें, ठीक है ना। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ब्लैकआउट पीरियड, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है हमारा, जीओआई सेटअप खत्म कर लेते हैं, ठीक है ना, छोटा सा है, उसके बाद आगे छोटा सा कोई टॉपिक और लेंगे। देखिए, जब आप किसी कंपनी को ज्वाइन करोगे तो कंपनी आपको अपना लैपटॉप सिस्टम देगी, जी। और जब एसएपी पे काम करोगे तो एसएपी में लॉगिन करने के लिए कुछ होना चाहिए। तो आपके लैपटॉप में क्या एसएपी जीयूआई इंस्टॉल होगा, मैक्सिमम चांसेस वो इंस्टॉल होगा, इस तरीके का एक सॉफ्टवेयर जो आप यूज़ करते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। ऐसा भी हो सकता है ना भी इंस्टॉल हो, ठीक है ना। तो जब आप कंपनी ज्वाइन करते हो तो आईटी हेल्प डेस्क का एक आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया जाएगा, आप उसमें बकायदा मेल लिख दोगे, प्लीज़ डू द एसएपी जीयूआई सेटअप इन माई लैपटॉप, तो वो सेटअप कर देंगे इंस्टॉल। अब इंस्टॉल तो कर दिया, लेकिन ये ब्लैंक होगा या कुछ नहीं होगा, राइट। तो अब लॉगिन कैसे करेंगे, यूजर नेम भी आ गया आपके पास, पासवर्ड भी आ गया, लेकिन लॉगिन कहाँ से करें। भाई हमारे पास ताला भी है, चाबी है, लेकिन ये नहीं पता ताला लगा कहाँ है, राइट। तो अब क्या करोगे, कंसर्न टीम को आप मेल डाल दोगे, प्लीज शेयर द एसएपी लॉगिन क्रेडेंशियल्स, तो वो आपको डिटेल भेज देंगे। अब डिटेल आ गए, अब जब सेटअप करना आता होगा तभी तो यहाँ पुट कर पाओगे, राइट। तो जो डिटेल आएंगे उसमें क्या होगा, बेसिकली एक तो डिस्क्रिप्शन आएगा, इसके अलावा एक आईपी एड्रेस आएगा, ठीक है ना। इसके अलावा इंस्टेंस नंबर आएगा एंड सिस्टम आईडी आएगी। इतने डिटेल होंगे ही होंगे, ठीक है ना। तो
तो जैसे उन्होंने भेजे हैं वैसे ही के वैसे यहाँ जाके न्यू पर जाएंगे, कनेक्शन पर जाएंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ लगा देंगे। सब चीज डाल देंगे, फिलअप कर देंगे। अगर ऐसे भी राउटर स्ट्रिंग भेजा है तो डालेंगे, नहीं भेजा तो नहीं डालेंगे। क्लियर? और इसको फिनिश पर क्लिक कर देंगे, ठीक है ना। जैसे ही फिल कर देंगे फिनिश एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे मैं अभी कुछ भी डाल देता हूँ, नहीं तो डिस्क्रिप्शन डालना था। जैसे मैंने डाल दिया सैंडबॉक्स सिस्टम, कुछ भी डाल देते हैं, ठीक है ना। इंस्टेंस नंबर जो भी हो, सिस्टम आईडी जो भी हो, इंस्टेंस नंबर हमेशा न्यूमेरिक होगा 2 डिजिट का, सिस्टम आईडी हमेशा अल्फाबेटिक होगी 3, ठीक है ना। फिर करके इसको फिनिश कर देंगे, यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे ये है, इसमें डला हुआ है ना, इजी है। आईडी पासवर्ड वहीं से मिलेगा। आईडी पासवर्ड वही देगी, ठीक है ना। ये साथ आपका ऑथराइजेशन मैनेजमेंट भी खत्म कर देते हैं, इसको भी ले लेते हैं आज, ठीक है ना। अब जब कंपनी में SAP इम्प्लीमेंट हो गया, या कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, सुपरवाइजर जो भी हैं वो यूज करेंगे, तो उनको उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग एक्सेस देना है, राइट, जिससे कि वो उनके जो ऑथराइजेशन क्राइटेरिया में आ रहे हैं उसके अलावा किसी भी दूसरी स्क्रीन को या टिकट को एक्सेस ना कर पाए, राइट, मिस यूज ना हो। क्यों, बड़ी कंपनियां होती है, बहुत सारे एम्प्लॉय होते हैं, ठीक है ना। कुछ गड़बड़ हो जाता है तो उसका पता चलने में बहुत टाइम लग जाता है सामने आने में कि हाँ ये प्रॉब्लम हुई है, इसको सॉल्व करना हो सकता है, नहीं हो सकता, या कोई एम्प्लॉय कुछ फ्रॉड कर गया तो निकल लिया, राइट। तो इसमें से क्या है कि रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, है ना। तो अब जैसे मान के चलिए कंपनी में हर शिफ्ट में एक एक टीम है परचेज रिक्विजिशन क्रिएट करने वाली, ठीक है ना। उस टीम में 2-2 लोग हैं मान लो, तो वो जब भी लॉग इन करें अपनी आईडी से तो क्या है, परचेज रिक्विजिशन क्रिएट करने का, चेंज करने का, डिस्प्ले करने का, या सेलेक्टेड टी कोड ही उसकी उसमें चले, राइट। तो इस सब के लिए क्या होता है, ऑथराइजेशन मैनेजमेंट जो है वो सेटअप किया जाता है। ऑथराइजेशन मैनेजमेंट जो है उसके अंदर बेसिकली 2 काम होते हैं। एक तो होता है रोल एंड प्रोफाइल, ठीक है ना। इसको क्रिएट करने का टिकट होता है PFCG। दूसरा होता है यूजर लॉगिन, इसको क्रिएट करने का टिकट होता है SU01। इन 2 टिकट का राइट सिर्फ और सिर्फ SAP बेसिस टीम के पास होता है और किसी के पास नहीं, आपके पास भी नहीं होगा, आपका चाहे कोई मॉडल नहीं, राइट। तो सेटअप आपको नहीं करना है, ठीक है ना, लेकिन सेटअप करने के लिए डेटा आपको देना होगा। तो जब ये एक्टिविटी होने वाली होगी प्रोजेक्ट पर, तो उससे पहले SAP बेसिस टीम का एक ईमेल आएगा सभी कंसल्टेंट के पास, प्लीज फाइंड द अटैच्ड ऑथराइजेशन मैट्रिक्स एंड फिल इट एंड शेयर इट बाय दिस डेट, राइट। तो उसमें क्या होता है, एग्जांपल दिखाते हैं, वो फाइल भी मैं आप लोगों को भेज दूंगा। इस तरह की एक्सेल फाइल आएगी, इसमें 2 सीट होंगी, एक रोल के लिए, एक यूजर्स के लिए। जैसे यूजर के लिए अब आपको बिजनेस ने बताया, तो ये आप नहीं बना पाएंगे, आपको बिजनेस की हेल्प चाहिए ना, जो कंपनी में तो आपको थोड़ी पता है कि इसके यहाँ कौन क्या करता है, वो तो आपका जो यूजर वही बताएगा। उसकी हेल्प से आइडेंटिफाई किया कि भैया 16 यूजर आए आपके मॉड्यूल में, तो उनकी डिटेल, जैसे मॉड्यूल का नाम आ गया, यूजर आईडी क्या रखनी है। कुछ कंपनियां क्या एम्प्लॉय आईडी को यूजर आईडी बनाती हैं, कुछ कंपनियां नाम से बना देती हैं। जैसे अमित कुमार नाम है था, जैसे पॉलिसी बनाएगी कि 6 डिजिट का बनाएंगे, तो अमित कुमार में जितना भी है 6 डिजिट तक वो कर दिया, एक से ज़्यादा तो 1 और 2 लगा दिया, ठीक है ना। कुछ कोड डाल दिया अपने। हाँ, ठीक है ना। लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, कब से कब तक की वैलिडिटी रखनी है, ठीक है ना, डिपार्टमेंट क्या है, ईमेल है। तो वहाँ पर यहाँ पर जितना भी बेसिक डिटेल मांगा हुआ प्लस रोल डिफाइन करेगा ना, ये कौन कौन से टी कोड एक्सेस कर पाए, राइट। अब ये तो बेसिक डिटेल आ गई। जी सर। अब जब ये लॉगिन करे इस आईडी पर, तो उसमें कौन कौन से टी कोड चले हैं,
ये किससे कंट्रोल होगा? अच्छा रोल के थ्रू कंट्रोल होगा। अब जैसे हमने यहाँ रोल दे दिया ZMM PR, जैसे मान लो MM मॉड्यूल था आपका, तो अब ये रोल भी बनाया जाएगा। तो वो रोल हमने कहाँ दे दिया? ये आ गया ना, मॉड्यूल नेम आ गया, रोल प्रोफाइल आ गया, डिस्क्रिप्शन आ गया, टी कोड कौन से आने, वैलिडिटी आ गई। तो हमने यहाँ डाल दिया भैया एक ZMM_PR नाम से रोल बनेगा। ये आपका जो भी मॉड्यूल है, आपके मॉड्यूल के हिसाब से, PP मॉड्यूल तो PP मॉड्यूल के हिसाब से टी कोड आ जाएंगे, PM है तो PM के हिसाब से, FI तो FI के हिसाब से। परचेज एक्विजिशन का रोल है, ये टी कोड चाहिए, ये टी कोड डाल दिया हमने, राइट। तो इससे क्या है, ऐसे कर देता हूँ, ठीक है ना। ठीक है जी, तो क्लियर हो गया। MM मॉडल के अंदर एक रोल ये है, इसका ये डिस्क्रिप्शन है, ये टी कोड आएंगे। ऐसे जितने भी हैं, कुड बी 10, कुड बी 100। सर सब वो रिकॉर्ड जो आएंगे तो उसी के अंदर उतना ही में आपको मतलब रहना है, उससे बाहर नहीं जाना। उससे बाहर जा ही नहीं पाएंगे। वही मतलब कहने का मतलब ये हो गया। सर यहाँ पर जो वैलिड फ्रॉम और वैलिड टू दिया इसका क्या रीजन है? जैसे रोल बनाया जाता है, तो ये रोल कब से लेके कब तक रहेगा? इससे अगर इस डेट से पहले की डेट पे यूज करें, जैसे मान के चलिए कंपनी का कहना है कि 1 जनवरी से गोलाय होगा, रोल हम आज बना दिया तो 1 जनवरी से ही काम करेगा वो, तो 1 जनवरी की डेट डाली है। और टू रोल के अंदर तो वैलिडिटी 9999 की ही रखते हैं। जो लॉगिन आईडी बनती है एम्प्लॉय की ना, उसकी वैलिडिटी हम जो लिमिट कर देते हैं, कंपनी जैसे भी कहती है कि 1 साल के लिए बनानी है, 1 साल बाद फिर इसको रिन्यू करेंगे या 2 साल के लिए बनानी है ना। क्लियर? तो आपको ये फाइल से बनानी होती है, इन टी कोड के राइट जो है आपको नहीं होंगे, जो इसके लिए जरूरत होती है ना। तो ये इजी है, छोटा सा टॉपिक है, ठीक है ना। ये जो क्वेश्चन है इंट्रोडक्शन, ये इंटरव्यू रिलेटेड इंटरव्यू में नहीं पूछा जाता है। इसके अलावा TR ले लेते हैं, ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट, है ना। सब वो प्रोजेक्ट में इसके लिए बड़ी क्लास चाहिए, बड़ा क्लास है। पूरी क्लास चाहिए ना इसके लिए। TR ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट बोलते हैं इसको। देखिए, जब आप एच एस कंसल्टेंट काम करते हैं, तो आप जो इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे आप जो भी कुछ कॉन्फ़िगरेशंस करते हैं, वो आप डेवलपमेंट सिस्टम में करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद उसकी इनिशियल टेस्टिंग उधर ही कर ली, SAP GXS पे आके, उसके बाद उसकी आप टेस्टिंग करते हैं क्वालिटी सर्वर में, क्वालिटी सिस्टम में। क्योंकि जो बिजनेस यूजर है ना, उसको डेवलपमेंट सिस्टम का राइट नहीं दिया जाता, तो वो टेस्टिंग कहाँ करेगा? टेस्टिंग सिस्टम पर करेगा। तो टेस्टिंग सिस्टम में पहले आपको करनी पड़ेगी ना, तभी तो उसको दोगे जी भाई। जैसे आपने एक बाइक बनाई, बाइक बना के पहले आप टेस्टिंग करोगे ना, तभी फिर कस्टमर को दोगे। ऐसे थोड़ी बना के ला के सीधे दोगे, टेस्ट कर लो, नहीं चली तो फिर भाई इमेज खराब होगी, राइट। बनेगा उसका टेस्टिंग Right? देखेगा डिपार्टमेंट। अब तो टेस्टिंग यूजर कहाँ करेगा? क्वालिटी सिस्टम पर, टेस्टिंग सिस्टम पर। तो आपको डेटा वहाँ ले जाना पड़ेगा ना पहले। अब आपको टेस्टिंग करनी है ट्रैक पर ले जाके, तो बाइक तो भाई प्लांट में से निकाल के ले जानी पड़ेगी ना, जी सर। तभी। तो ऐसी तरीके से जो हमने कॉन्फ़िगरेशंस किया है डेवलपमेंट सिस्टम में, वो क्वालिटी सिस्टम में चाहिए, तो उसको वहाँ ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। ऐसे भी टेक्नोलॉजी बोलेंगे ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, राइट। आप सिंपली इसको समझ लो कॉपी पेस्ट, राइट। तो उसकी प्रोसेस को समझेंगे, ठीक है ना। तो इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। आप सभी लोग लैपटॉप यूज करते हैं, राइट। आपके पास अपना कंप्यूटर है, लैपटॉप है या डेस्कटॉप है, जो भी है, ठीक है ना। मान के चलिए ये आपका कंप्यूटर सिस्टम है। इसके अंदर दो ड्राइव बनी, एक डी है एक ई है, मान लेते हैं, ठीक है ना। ये आपकी दो ड्राइव हैं, डी और ई।
प्रॉपर लिख देता हूँ ड्राइव। ये अब इसके अंदर एक फोल्डर है, ABC नाम का एक फोल्डर है। इसके अंदर बहुत सारी फाइल्स हैं, ठीक है ना। एक फाइल F, ऐसे ही नाम लिख देता हूँ F1 F2 ऐसे करके मान लीजिए इसके अंदर 500 फाइल है ना। आपका एक फोल्डर है डी ड्राइव के अंदर ABC नाम का, जिसके अंदर 500 फाइल्स हैं, राइट। जब आप इस फोल्डर को कॉपी करोगे, फोल्डर को कॉपी किया और इसको दूसरी ड्राइव में पेस्ट करोगे, तो सिस्टम क्या करेगा, उसके अंदर की फाइल को भी पेस्ट कर देगा, राइट। क्लियर। तो सेम यही कॉन्सेप्ट काम करता है TR पर। अब इसको समझते हैं TR के हिसाब से। ये आपका SAP है, ये है आपका डेवलपमेंट सिस्टम, ये कौन सा, और ये है आपका क्वालिटी सिस्टम, क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम, टेस्टिंग सिस्टम, शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है ना। अब आपने कोई एक प्रोसेस कॉन्फ़िगर की, MM की बात करें तो मान लेते हैं आपने रिलीज प्रोसीजर कॉन्फ़िगर किया, या आपने STO कॉन्फ़िगर किया, SD मॉड्यूल तो मान लेते हैं आपने प्राइसिंग प्रोसीजर कॉन्फ़िगर किया, FI मॉड्यूल तो मान लेते हैं आपने ऑटोमेटिक पेमेंट कॉन्फ़िगर किया, मल्टीपल स्टेप परफॉर्म किए, राइट। आपने अपनी प्रोसेस की अपने मॉड्यूल के हिसाब से मोर देन वन स्टेप परफॉर्म किया, या एक स्टेप परफॉर्म किया, डेटा सेव किया। तो जब डेटा सेव करोगे तो सिस्टम उसको एक TR पर सेव करेगा, ठीक है ना। तो हम मान लेते हैं कि आपने जो TR बनाई उसका नाम ये है, ऐसे दे दिया मैंने जस्ट TR1, ठीक है ना। और इसके अंदर मान के चलिए आपने 10 स्टेप परफॉर्म किए थे, मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं स्टेप 1 स्टेप 2, इस तरीके से यू परफॉर्म 10 स्टेप्स, राइट। आपने डेवलपमेंट पर डिस्प्ले IMG बनाया, प्रोसेस को कॉन्फ़िगर किया और उसके SAP EG एक्सेस पर आके टेस्टिंग भी कर लिया, सही चल रहा है, राइट। जब आप बाइक बनाते हो तो टैग पर ले जाने से पहले भी टेस्टिंग करते हो ना उसकी, तो आपने क्या वहीं SAP EG एक्सेस पर टेस्ट कर लिया, सही चल रहा है। अब इसकी प्रॉपर टेस्टिंग करनी है टैग पर ले जाके, तो वो कहाँ होगी, क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम पर, राइट। तो उसके लिए क्या है, अब आपको ये डेटा चाहिए वहाँ, तो आप जब इस TR को ट्रांसपोर्ट करोगे, मतलब आप इस TR को कॉपी पेस्ट करोगे, तो इस TR के अंदर जो भी सेटिंग आपने डाली है वो भी कॉपी पेस्ट हो जाएगी, ट्रांसपोर्ट हो जाएगी, ठीक है ना। क्लियर। तो अब जो ट्रांसपोर्ट करते हैं उसके लिए SAP बेसिस कंसल्टेंट T कोड यूज करता है, ठीक है ना। मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ, SCC1 या फिर SCCL है, ठीक है ना। वो टी कोड के थ्रू SAP बेसिस कंसल्टेंट ही ट्रांसपोर्ट करेगा, आप उसको प्रॉपर ईमेल लिखोगे, प्लीज ट्रांसपोर्ट द बिलो TR टू क्वालिटी सिस्टम, ठीक है ना। तो वो जो है टी कोड यूज करेगा। अब ये बच्चे कर लेते हैं क्या है टी कोड ना, SCC1 ना, शायद यही है SCC1, और था ऐसे नहीं है, ठीक है ना। एनीवे अब लेकिन उसको भेजने से पहले हमें TR रिलीज करनी पड़ेगी, और TR रिलीज जब करेंगे जब TR बनेगी, जी सर, राइट। तो TR बनाने के लिए क्या करते हैं, बेसिकली पहले तो TR आपके सिस्टम में एक्टिवेट होगी बाय डिफॉल्ट, अगर एक्टिवेट नहीं है तो आपको कुछ एक्शन नहीं लेना है उसमें, ठीक है ना। इधर मैं आपको एक्टिवेट करना सिखा देता हूँ, फिर आप प्रैक्टिस करोगे तो हो सकता है उसमें सिस्टम में किसी ने डीएक्टिवेट कर रखे हो, ठीक है ना। रियल टाइम में एक्टिवेट है या नहीं है इससे आपका कोई कंसर्न नहीं है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम उसको एक्टिवेट कर देते हैं, फिर एक TR बनाते हैं। डिस्प्ले IMG पर जाएंगे, उसके अंदर जो है SAP नेट वीवर, बिजनेस इंटेलिजेंस, रिकॉर्डिंग भेजी दूंगा मैं आप लोगों को ना, लिंक टू अदर सोर्स सिस्टम्स, जनरल कनेक्शन सेटिंग, असाइन लॉजिकल सिस्टम टू क्लाइंट। इसके लिए आप टी कोड भी यूज कर सकते हैं, SAP का सबसे अच्छा टी कोड है, ठीक है ना, SALE सेल,
है ना। लेकिन डायरेक्ट नहीं जाएंगे, इसमें जाने के बाद आपको बेसिक सेटिंग में जाना पड़ेगा। लॉजिकल सिस्टम, असाइन लॉजिकल सिस्टम टू क्लाइंट, यहाँ जाएंगे, ये मैसेज आएगा, एंटर करेंगे, जो भी क्लाइंट है उस पर डबल क्लिक करेंगे। ये रियल टाइम में आप इस एक्टिविटी को परफॉर्म मत करना, ये आपका काम नहीं है, बेसिस कंसल्टेंट का काम है, ठीक है ना। हो सकता है कि बेसिस कंसल्टेंट इस ट्री कोड को जो है ऑथराइजेशन में से आपने ना उठा पाया हो, तो मालूम पड़ा आपने कर दिया, बहुत बड़ा धमाका हो जाएगा, ठीक है ना। कि किस सिस्टम में टीआर क्रिएट करना है, एक्टिवेट करना है, नहीं एक्टिवेट करना है, एक बिजनेस की प्रोसेस की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपका जो एसएपी सेटअप किया गया, इंस्टेंस जो इंस्टॉल किया गया उसके अकॉर्डिंग एसएपी बेसिस टीम ही करती है, ठीक है ना। पहले बतला देगा ना कि आपको करना है। आपको कुछ बोलना ही नहीं इस चीज़ पर, नहीं नहीं, बात बोले, जो करना है तो खुद ही वो खुद ही करेगा। ये मान के चलिए कि आप ये जानते ही नहीं है एक्टिवेट एक्टिवेट कहाँ से होता है, एक्टिवेट है, ऑलरेडी एक्टिवेट है, तभी टीआर बनेगा। तभी टीआर बन। जैसे मैंने ये एक्टिवेट कर दिया, ठीक है ना। अब एक बार लॉग ऑफ कर लेता हूँ, लॉगिन करते हैं। एक्टिवेट करने के बाद क्या, जब कोई भी आप डिस्प्ले आईएमजी पर कोई भी एक्टिविटी करोगे, नंबर रेंज के अलावा, नंबर रेंज बनाने के अलावा कुछ भी करोगे ना, टीआर जनरेट होगा। जैसे सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, एक प्लांट क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। आप अपने मॉडल के हिसाब से कॉन्फ़िगरेशंस करिए, ठीक है ना। जैसे मैंने एक प्लांट क्रिएट करने का ट्री कोड चलाया, आप पाथ के थ्रू भी जा सकते हैं डिस्प्ले आईएमजी पर, ठीक है ना। 5 6 7 8 9 10 11 12 1 4 से नहीं बना, इससे बना देता हूँ, ठीक है ना। 1 4 ऐसे ही नाम दे देता हूँ टेस्ट 1, ठीक है ना। सेव किया मैंने इसको, देखिए एक छोटी सी स्क्रीन आई, एक छोटी सी स्क्रीन आई ना पॉपअप, ऊपर क्या लिखा है, कस्टमाइजिंग रिक्वेस्ट, ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट, इसी को बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर ऐसे आया, आप क्या करोगे, उसको नाम दोगे, यहाँ क्लिक करके शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में लिखोगे। तो अब क्या डिस्क्रिप्शन देना है, यह पे इसका एक सिस्टम डिफाइन किया जाता है कि पहले ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे। तो आपको पूछ लेना है, ठीक है ना। जैसे मान के चलते हैं कि पॉलिसी ये है कि पहले आप कंपनी का नाम लिखेंगे, चलिए कुछ और कर देते हैं, इस पर ना HCL कर देते हैं। उसके बाद आप जो जिस कंपनी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जो बिजनेस है उसका नाम लिखेंगे, मान के लिए उसका नाम XYZ है। उसके बाद अपने मॉड्यूल का नाम लिखेंगे आप। उसके बाद आप अपनी एसएपी जो लॉगिन करते हैं, तो आपकी जो लॉगिन आईडी है उसका नाम लिखेंगे, मैंने सैंडबॉक्स नाम से लॉगिन किया हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद एक्टिविटी का नाम लिखेंगे, डिफाइन प्लांट। उसके बाद टी गोल लिखेंगे, है तो, अगर नहीं है तो नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो उसके बाद डेट लिखेंगे, डेट का भी जो फॉर्मेट दिया जाएगा, ठीक है ना, डेट का जो फॉर्मेट दिया जाएगा आप वही लिखेंगे। तो जो भी सिस्टम होगा, ठीक है ना, मोटा मोटा इसी तरीके का सिस्टम होता है, ठीक है ना। ऐसा ही शॉर्ट में लिखना है। हाँ ऐसे ही जाएगा, एंटर किया, सिस्टम अपने आप इसका ये जनरेट करेगा नंबर, एंटर कर दो, डन। अब मान के आप जो भी प्रोसेस कॉन्फ़िगर है तो उसमें 10 स्टेप थे, 10 स्टेप करते जाओ। अब 10 नहीं बनानी है, एक प्रोसेस के लिए एक ही बनाओ, 2 प्रोसेस के लिए एक मत बना देना। मतलब नहीं समझा सर। एक प्रोसेस के लिए एक बनाया, अब जाएगी तो पूरी प्रोसेस ही जाएगी ना, जी आधा काम थोड़ी जाएगा। जी तो सर। एक चली गई, आपने क्या किया, 2 प्रोसेस को सेम टीआर पर कर दिया, उसमें से एक प्रोसेस भेजनी नहीं है, अब टीआर भेजो, दोनों प्रोसेस जाएंगी, राइट। ऐसे मान के चलो आपके पास दो तरह के आइटम है, एक आइटम 1 है, एक आइटम 2 है। आइटम 1 के 50 पीस है, आइटम 2 के 60 पीस है। आपने दोनों एक ही डिब्बे कार्टून में पैक कर दिए, ठीक है ना। अब न्यूज आएगी, भैया इसमें से आइटम 1 नहीं भेजना है, आइटम तो नहीं भेजना। गड़बड़ हो गया ना। जी। तो ऐसे ही है, मालूम पड़ा कि प्रोसेस जो तो सर तो उसमें क्या करना है तो फिर? इसलिए क्या है ना, एक प्रोसेस को एक टीआर पर रखो, उस टीआर पर दूसरी अच्छा। प्रोसेस मत लाओ, दूसरी प्रोसेस जब बनाओ तो उसकी दूसरी टीआर, ठीक है ना, पहले ये वो काम करना है। ठीक है ना। ये हो गया, तो इस तरीके से टीआर बनेगी। अब जैसे ये प्रोसेस बन गई, जो भी इस पर 2 4 6 10 20 स्टेप करने थे कॉन्फ़िगर कर दिए हमने, SAP EGX से जाके टेस्ट भी कर लिया, सब सही है। अब हमें उसको क्वालिटी सिस्टम पर लेके जाना है, तो हम क्या करेंगे, टीआर को रिलीज करेंगे पहले।
रिलीज करने के लिए ना आप SE01, SE09 या SE10 तीनों में से कोई भी टी कोड यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। मुझे आदत जनरली SE09 की है, कोई भी यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। एंटर करेंगे, इधर आपकी लॉगिन आईडी, ये दोनों, ये इधर डेट ले लेते हैं, जो भी डेट है। सर्वर एक दिन आगे चलता है, सर्वर जो है लंच के बाद एक दिन आगे पहुंच जाता है, क्योंकि उसका जो टाइम जोन है वो कनाडा वाला आता है, जर्मन वाला है। कनाडा वाला टाइम जोन चल रहा है ना वो, है हाँ, ना। देखते हैं कि तो सुबह तो देखोगे तो जैसे आज सुबह जब देखो तो 29 होगी, लेकिन शाम को चेंज है। चेंज बढ़ गया, ठीक है ना। डिस्प्ले पर क्लिक कर देंगे, ये बनाया था हमने, जी अभी मॉडिफिएबल है, इसको रिलीज करेंगे। तो टीआर को यहाँ से आप एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड करते ही इसके नीचे एक सब टास्क आ जाएगा, इसको चाइल्ड टीआर भी बोल देते हैं। इसका नंबर इससे ठीक एक ज़्यादा होगा हमेशा, ठीक है ना। इसको आप पहले इसको रिलीज करेंगे, यहाँ क्लिक किया, इस पर क्लिक कर देंगे, जी सर। टिक लग गया, रिलीज हो गया। अब में टीआर पे जाएंगे, इसको रिलीज कर देंगे। अगर ऐसा आया तो उसको रिफ्रेश कर दो, रिलीज हो गया। रिलीज होने के बाद आप इसको कॉपी करेंगे और जो कंसर्न टी ईमेल आईडी है और उस ईमेल में जिस जिस पर्सन को भी लूप में रखना है उस पर आप मेल डाल दोगे, क्लियरली लिख दोगे, प्लीज ट्रांसपोर्ट द बिलो टीआर टू दिस सिस्टम, जो भी है क्वालिटी सिस्टम है जिसको मैं भी ट्रांसपोर्ट करानी है, ठीक है ना। जब क्वालिटी पर भी टेस्ट हो जाएगी, आपने टेस्ट कर लिया, क्वालिटी पर पहुंच गई, फिर यूजर टेस्ट करेगा, यूजर ने भी टेस्ट करी, यूजर ने कहा सब सही है, ठीक है, आप इसको प्रोडक्शन सिस्टम पर भेज दो। तो आप क्या करोगे, क्वालिटी सिस्टम से प्रोडक्शन सिस्टम पर भेजने के लिए सर्टेन पर्सन के अप्रूवल चाहिए होता है। तो जिसका अप्रूवल चाहिए होगा आप उसको ईमेल डालोगे और सीसी में जो रखने उनको रखोगे, प्लस एसएपी बेसिस टीम को भी रखोगे, ठीक है ना। पाँच पाँच ठीक है ना, एसएपी बेसिस टीम को भी रखोगे, ठीक है ना, और भेज दोगे। जैसे ही कंसर्न पर्सन का अप्रूवल आ जाएगा, आप उस अप्रूवल करेंगे बेसिस टीम को रिक्वेस्ट कर दोगे, कर दो, ठीक है ना। तो ये प्रोसेस रहती है। तो ये हमने अपना टीआर खत्म किया, ठीक है ना। तो कल हम खत्म करते हैं, कल तो कोशिश करेंगे अधिकतर चीज़ें खत्म करने, कल 11 बजे से बैठेंगे ना। जी सर, कर लीजिए। हाँ ठीक है ना। चलिए फिर कल मिलेंगे, और मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लो, मुझे पिंग कर देना, मैं आप लोगों को जो है रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। पहले रिकॉर्डिंग सेव कर देता हूँ मैं।